नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशंस नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दशहरा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले ही इन चारों सीट पर उपचुनाव हो जाएंगे, ये बात भी तय है। और अब अगस्त का महीना आ गया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम चर्चा करेंगे, बताएंगे पिछला क्या रिकॉर्ड है, इस बार किनके किनके चुनाव लड़ने की पुरजोर संभावना है, क्योंकि ये 4 सीटें खाली क्यों हुई। देखिए, 4 सीटें कौन कौन सी हैं। बेलागंज, जहां से सुरेंद्र यादव विधायक थे, जीतकर एमपी हो गए, संसद चले गए और वो सीट खाली हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा इमामगंज, जीतनराम मांझी, जहाँ से जीत गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो सीट खाली हो गई। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे रामगढ़ से, जहाँ से सुधाकर सिंह जीत गए, बक्सर के सांसद हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायकी से वो सीट खाली हो गई। इसके अलावा तरारी से सुदामा प्रसाद, CPI-ML के विधायक थे, माले के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए क्योंकि वो भी जीतकर सांसद हो गए, आरा से वो जीत गए, सांसद हो गए। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर NDA नहीं जीती थी, वहाँ महागठबंधन जीती है। 1 सीट NDA के खाते में थी, इमामगंज। तो इस बार का चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से लिटमस टेस्ट कह लीजिए या कह लीजिए कि फाइनल से पहले, माने जो सेमीफाइनल हो रहा है, ये फाइनल 2025 में होगा, उससे पहले सेमीफाइनल है 4 सीटों पर और उपचुनाव। महागठबंधन के लिए चुनौती होगी क्योंकि उनकी 3 सीटें हैं जो सिटिंग हैं। बिल्कुल, महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको तीनों सीट अपना बचाना है और इधर एनडीए जो है सो 4 सीटों पर कब्जा फिर से जमाने की मैंने एक कोशिश में रहेगी 4 सीट अपना उसको हम ले लें। देखिए, तो शुरुआत करते हैं, हम एक एक सीट की बात करेंगे, क्या रिकॉर्ड रहा और यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको लेकर पटना में पूरी चर्चा है। जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स है, बिहार विधानसभा देखें, बिहार विधान परिषद देखें, या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जिनकी पूरी चर्चा है कि वो ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टियों ने मन भी बना लिया है। हम बताते हैं आपको। शुरुआत करते हैं बेलागंज से। बेलागंज, जहाँ पर सुरेंद्र यादव जीते थे और पिछली बार हारे थे कौन, अभय सिन्हा, जो अब औरंगाबाद से जीत चुके हैं। बिल्कुल, वो अभय कुशवाहा कह लीजिए उनको। तो वो निश्चित रूप से वह यही माने एक चतुराई भरा जो है सो राजनीतिक चतुराई भरा आरजेडी ने काम किया है, महागठबंधन ने काम किया है कि अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से लड़वा के जितवा दिया। यह सीट एकदम पूरी तरह से सेफ अपने पाले में कर लिया है। और जो जीते थे सुरेंद्र यादव बेलागंज से, वो भी एमपी हो गए। तो यह अब जो है सो पूरी तरह से यह सीट फोकस्ड है महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, आरजेडी अपना, क्योंकि वो अभय कुशवाहा उधर चले गए, सांसद हो गए, सुरेंद्र यादव सांसद हो गए जहानाबाद से। तो यह निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव के लिए यह सीट जब उपचुनाव होगा तो आरजेडी यहाँ पर अपना दाव खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर पिछली बार का हम बता देते हैं कि 2020 में क्या यहाँ पर में था। सुरेंद्र यादव को 79,708 मत मिला था, जो जीते थे वहाँ से बेलागंज से 79,708 वोट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दूसरे स्थान पर थे वही अभय कुशवाहा, अभय कुशवाहा जो कह लीजिए उनको, वो जो भी औरंगाबाद से अभी सांसद हो गए हैं आरजेडी से, वो लड़े थे। तो उनको जेडीयू से उम्मीदवार थे वो, तो उनको 55,745 मत मिला था। और तीसरे स्थान पर उस समय चिराग मॉडल की चर्चा बहुत जोर पर होती है, बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल, तो वो उस समय थे रामाश्रय शर्मा, वो लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की माने जो पार्टी, तो उससे लोजपाही थे, तो उससे लड़ाए थे। 12,005 मत उनको मिला था उस वक्त। तो ये अब इस बार की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं बेलागंज में जो जैसी तैयारी है, बेलागंज में आरजेडी से 2 उधर उम्मीदवार जो हैं वो कंटेस्ट में हैं, मतलब रेस में हैं। इन दोनों में से ही किसी को टिकट मिलेगा, या तो सुरेंद्र यादव के बेटे को, डॉक्टर विश्वनाथ यादव को, जो कर्मठ हैं और पॉलिटिकल काम वो देखते रहे शुरू से। जब सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ते थे, कई बार जहानाबाद से वो चुनाव लड़े, हार गए, एक बार जीते भी थे, फिर इस बार जब जीते तो डॉक्टर विश्वनाथ यादव काफ़ी सक्रिय थे, उन्हें सब पता है, बेलागंज और जहानाबाद की नस नस से वो वाकिफ हैं। तो डॉक्टर विश्वनाथ यादव को या फिर विनोद यादव कह लीजिए, विनोद यादवेंदु कह लीजिए, पूर्व एमएलए भी रहे हैं। अच्छा, एमएलए रहे हैं। हाँ, पूर्व एमएलए रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से आरजेडी उन पर भी दाव, अब देखना पड़ेगा कि सुरेंद्र यादव किसको आशीर्वाद देते हैं। सुरेंद्र यादव तो जाहिर सी बात है कि अपने बेटे को ही लड़ाना चाहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी हित में सुरेंद्र यादव भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, वैसे पुत्र हैं तो उनके लिए कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन चर्चा है इन्हीं दोनों नामों पर, डॉक्टर विश्वनाथ और डॉक्टर यादवेंदु, विनोद यादवेंदु की। देखिए, अगर एनडीए की बात करें, इसमें एक बड़ी खबर ये भी है, जो मेरे पास बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूंगा। एनडीए तैयारी कर रही है क्योंकि वहां से जेडीयू लड़ेगी बेलागंज से चुनाव लड़ाने की तैयारी है मनोरमा देवी को, जो एक्स एमएलसी रही हैं, बिंदी यादव की पत्नी हैं,
अब तो उनके बेटे भी बाहर आ गए हैं, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रिय थे। लेकिन अगर विनोद यादवेंदु को टिकट उधर से नहीं मिला, डॉक्टर विश्वनाथ यादव को मिला, जिस बात की संभावना ज़्यादा है, बिल्कुल सुरेंद्र यादव के बेटे को, तो विनोद यादवेंदु को जेडीयू लड़ा सकती है। इसकी बिल्कुल पूरी चर्चा है। देखिए निश्चित रूप से विनोद वो यादव फिर इधर वो तो रातों रात पाला बदल सकते हैं। रातों रात पाला बदला भी जाता है राजनीति में, तो पाला अदला बदली। अब देखिए, अब जैसे हम लोग अभय कुशवाहा, अभय सिन्हा की बात कर रहे हैं, जो औरंगाबाद से जो लड़े इस बार चुनाव, तो वो रातों रात देखिए कैसे पाला बदल गया। तो जेडीयू में थे, हार गए थे चुनाव, हार गए थे चुनाव। अब देखिए कोई जानता भी नहीं था कि उनको सिंबल मिलेगा, वो चले गए, लड़के चले गए। तो इस तरह से यह पाला तो राजनीति में तो जहां पर होता है इस तरह से पाला बदला बदली होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह भी कोई आपको आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि विनोद यादवेंदु जो है सो उधर से लड़ सकते हैं एनडीए फोल्ड से, जेडीयू से, एनडीए फोल्ड से। बिल्कुल बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना, इस बात की पूरी तैयारी है। अब चलिए, अब अगली सीट पर हम चलते हैं, आरा की तरारी सीट पर, जहां से सुदामा प्रसाद एमएलए थे, सीपीआई एमएलए से जीत कर आए थे, और वहां पर इंडिपेंडेंट ने परचम लहराया था, सेकंड नंबर पर थे। हाँ बिल्कुल। देखिए वहाँ सुदामा प्रसाद का हम भले बात कर दें, जो माला से वह इस बार जीत करके आरा से आरके सिंह ऐसे कद्दावर नेता को शिकस्त दिया, मात दिया, और वह जीत करके गए। और भाकपा माले का समझिए कि लोकसभा में पहली बार एक खाता भी खुला, ये और भी बने बिहार ऐसे राज्य से। राजाराम सिंह कुशवाहा पहुंचे हैं, लेफ्ट पार्टी का इस पर दबदबा रहा। हाँ दबदबा रहा। तो ये सुदामा प्रसाद 73,945 वोट उनको मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में, यही तरारी से। तो ये और उसके बाद दूसरे स्थान पर रहे थे नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे पूर्व विधायक, उनको 62,930 मत। वो भी इंडिपेंडेंट लड़े थे, हाँ बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट लड़ गए थे। और दूसरे स्थान पर बीजेपी के, तीसरे स्थान पर बीजेपी के कौशल विद्यार्थी थे, जिनको मात्र 13,833 मत ही मिल सका था, और तीसरे स्थान पर रहे थे। दूसरे स्थान पर सुनील पांडे रहे थे। तो सुनील पांडे के बारे में भी चर्चा है कि उनको जो है सो इस बार टिकट मिल सकता है, उनको। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनको या उनकी पत्नी को। देखिए वहां से बीजेपी ही लड़ेगी, ये बात भी तय दिख रही है। तो क्या बीजेपी में सुनील पांडे की एंट्री होगी, वहां से टिकट देंगे? देखिए हो सकता है कि वही आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी भी लड़ सकती हैं, या सुनील पांडे स्वयं लड़ सकते हैं। तो हो सकता है, देखिए अभी वो पशुपति पारस की सीट एनडीए फोल्ड में है, तो वो एनडीए फोल्ड से हो सकता है कि वहां से पशुपति पारस अगर यदि प्रयास करेंगे तो उनको भी वहां से एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर रहे थे और वहां पर हराना है आपको। अगर यदि महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, तो वह ऐसा दमदार प्रत्याशी चाहिए भी तरारी से। देखिए महागठबंधन की अगर बात करें तो मेरी जानकारी जो है वो फिर सीट जो है वो सीपीआई एमएल के पास ही जाएगी, और राजू यादव को वहां से लड़ाने की तैयारी है। राजू यादव पहले भी लड़ते रहे और मजबूत रहे। आपने देखा कि विधान परिषद में शशि यादव को भेजा गया, अब वहां से राजू यादव को लड़ाने की तैयारी है। माले जो है वो उन पर ही दाव खेलेगी। महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे राजू यादव माले से, महागठबंधन से, और इधर से सुनील पांडे की पूरी चर्चा है। बिल्कुल। देखिए राजू यादव पहले भी लड़े थे चुनाव, तो उसमें भी उनकी दमदार उपस्थिति रही थी। आरा लोकसभा से, आरा लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी दमदार उपस्थिति रही। तो राजू यादव मजबूत और वो ग्राउंड लेवल जीरो पर काम करने वाले राजू यादव से हो सकता है कि महागठबंधन उनको भी, इंडिया ब्लॉक सीपीआईएमएल को वह टिकट दें, भाकपा माले को, दीपांकर भट्टाचार्य को, और लड़ते हुए नजर आए आपको राजू यादव। सीट तो जाएगी वो माले को, ये बात निश्चित रूप से। जैसे अब देखिए, अगर हम सीट की बात करें तो सिर्फ एक बेलागंज की जो सीट है वो रहेगी जेडीयू के पास, जो जानकारी है, और बाकी जो तीनों सीट है वो बीजेपी के पास रहेगी। वहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी होना है। अब अगली सीट जो है वो भी सीट इंटरेस्टिंग है, वो सीट है रामगढ़ की सीट है, जहां से सुधाकर सिंह जीते, एमएलए बने, कृषि मंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, महागठबंधन की सरकार में मंत्री पद को ठुकरा दिया। फिर वो जब चुनाव लड़े सांसद का, पार्लियामेंट का, तो वो सांसद बन गए, बक्सर से चुनाव जीत गए, अश्विनी चौबे का टिकट कटा, और वहां से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, सुधाकर सिंह जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गए। नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए बक्सर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मिथिलेश तिवारी, जो उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट एक तरह से रहा जाए, और लगा हुआ अश्विनी चौबे लड़े थे, केंद्रीय मंत्री बने। और बक्सर से लगा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी की है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। बक्सर और वाराणसी में कोई अंतर नहीं है, बस एक जिले का रेखा है, बस रेखा का इधर उधर है। तो वह वहां पर भी सुधाकर सिंह का जीतना, आरजेडी का वह सीट निकालना बड़ी बात है, बड़ा इम्पैक्ट है ये, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इस बार जो है सो जो रामगढ़ सीट से वह एमएलए थे 2020 में जीते। हाँ 2020 में जीते थे वो आरजेडी से। जगतानंद सिंह जो कद्दावर नेता आरजेडी के, उनके वो पुत्र भी हैं। तो इस लिहाज से सुधाकर सिंह का जो है सो वहां पर देखिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव में 58,083 मत मिला था,
और दूसरे नंबर पर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी। देखिए, हम एक बात कह रहे हैं, हम समझने के लिए कह रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, बक्सर का, सटा हुआ है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह वहां से लड़े थे, जिनको 57,894 मत मिला था। कहीं ना कहीं बसपा की भी पकड़ है वहां। मतलब बस सुधाकर सिंह जीते हैं तो 189 वोट से, बिल्कुल, जो चुनाव के आंकड़े कहते हैं, हाँ। 189 वोट से ही जीतकर वो एमएलए हो गए थे। और तीसरे स्थान पर वहां पर अशोक सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के, जिनको 56,084 मत मिला था, तीसरे स्थान पर। बीजेपी तीसरे पर आ गई थी, तीसरे पर आ गई, सेकंड, और फिर आरजेडी बात 189 वोट से जीत के सुधाकर सिंह जीत गए थे। बिल्कुल, तो यही हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अब जो है सो जो चर्चा क्या है, वो चर्चा बता दीजिए। चर्चा ये है कि एनडीए से फिर से अशोक सिंह लड़ेंगे, वहाँ बीजेपी लड़ेगी। बिल्कुल, बीजेपी ही वहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी एनडीए की ओर से, तो अशोक सिंह वहाँ से फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। और आरजेडी की ओर से अजीत कुमार, अभी हाल ही में जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जेडीयू छोड़कर वापस आरजेडी में चले गए, हाँ, शामिल। तो अजीत कुमार को चुनाव लड़ाने की पुरजोर तैयारी है। सुधाकर सिंह के भाई हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो ये भी पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से देखिए, यही अब तो वहाँ अशोक सिंह को जो ही इस्तीफा दिया था सुधाकर सिंह ने, उसके बाद अजीत कुमार उधर चले गए, आरजेडी में चले गए। अब उसके बाद जो है सो यही अब दिखाई पड़ेगा कि अब कौन लड़ते हैं वहाँ से, जगदानंद सिंह के बेटे लड़ते हैं या फिर अंबिका सिंह को मैंने जो है सो मौका दिया था इस बार आरजेडी में क्या होता है मैंने। लेकिन ज्यादा चर्चा तो है कि अजीत कुमार ही लड़ेंगे, तो फिर क्या अंबिका सिंह चुप रहेंगे? वो चुप रहने वाले नहीं है, चुप रहने वाले नहीं है, तो फिर कुछ न कुछ झोलझाल होगा वहाँ पर, फिर होगा। देखिए, अब अगली सीट जो है, सबसे अंतिम सीट है, वो सीट है इमामगंज की, जहाँ से जीतनराम मांझी चुनाव जीतकर एमएलए हुए थे। उदय नारायण चौधरी वहाँ हार गए थे आरजेडी से, और फिर जीतनराम मांझी जब गया से चुनाव लड़े, सुरेंद्र यादव तो जहानाबाद से जीत गए, जीतनराम मांझी जब गया से चुनाव लड़े तो वहाँ उन्होंने कुमार सर्वजीत, जो कि बिहार के कृषि मंत्री रहे, आरजेडी के एमएलए हैं, उन्हें चुनाव हरा दिया। महागठबंधन को चुनाव हराकर वो पार्लियामेंट पहुंच गए और अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्रालय मिला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब यहाँ पर देखिए, इमामगंज में की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इमामगंज 2020 में जीतन राम मांझी जो है सो लड़े थे, वहाँ से एनडीए ब्लॉक से ही लड़े थे, तो वो 78,762 मत उनको मिला था जीतन राम मांझी को। और उनके दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर थे उदय नारायण चौधरी, जो विधानसभा के पूर्व वही रहे थे, तो उनको 62,728 मत मिला था, तो अंतर था। और तीसरे नंबर पर कुमारी शोभा सिन्हा थी, मात्र जो है सो 14,197 मत मिलकर के वो तीसरे स्थान पर थी। लेकिन लड़ाई जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी में ही। उदय नारायण चौधरी भी लंबे समय से जीत कर आए, वहाँ पर लालू जी की सरकार में वो जेल मंत्री बने, फिर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, 2 टर्म 2005 से लेकर 2015 तक वही रहे नीतीश कुमार के साथ। हाँ, देखिए इमामगंज जो है सो उदय नारायण चौधरी का भी वह कार्यक्षेत्र रहा, नक्सलियों का बोलबाला रहा था, नहीं कार्यक्षेत्र रहा है उदय नारायण चौधरी का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो निश्चित रूप से इस बार आपको जो है सो उदय नारायण चौधरी तो उम्मीदवार बनेंगे ही बनेंगे, जो पूरी संभावना है। अगर हम एनडीए की बात करें तो इमामगंज से या तो प्रवीण मांझी, जीतनराम मांझी के एक और बेटे, संतोष सुमन तो एमएलसी हो गए, मंत्री हो गए बिहार सरकार में, बिल्कुल। और अब चर्चा है कि प्रवीण मांझी, जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है, नहीं तो दीपा मांझी, जो कि पुत्रवधू हैं जीतनराम मांझी की, संतोष सुमन की पत्नी है। अब भाई जगदानंद सिंह अपने बेटे को लड़ाएंगे, जीतनराम मांझी अपने बेटे बहू को नहीं लड़ाएंगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन देखिए, वो सोशल मीडिया पर जो है सो वो उनकी पत्नी बहुत एक्टिव भी रहती है। हाँ, रोहिणी आचार्य को जवाब देती हैं, दीपा मांझी काफ़ी सक्रिय हैं, अपनी बातें रखती हैं, और संतोष सुमन जो पॉलिटिकल करते हैं, मतलब जो उनकी पॉलिटिकल दिनचर्या है, उसमें दीपा मांझी जो है वो हमेशा उनका साथ देती हैं कदम कदम पर, पॉलिटिकली सक्रिय है, वो बहुत सक्रिय है। और देखिए, कोई भी एक्स पर पोस्ट होता है, कोई भी जवाब देना पड़ता है, तो तुरंत जो है सो दीपा मांझी की ओर से आपको जवाब करारा जवाब मिलता है। संतोष सुमन चाहते हैं कि दीपा मांझी लड़े, देखना होगा जीतनराम मांझी की क्या इच्छा होती है, क्या बेटे को लड़ाएंगे या बहू को लड़ाएंगे, देखना होगा। लेकिन उम्मीदवार इन दोनों में से ही किसी एक को होना है, ये बात भी लगभग तय है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब एक बात कर लेते हैं, एक चर्चा और है, एक सीट और खाली हुई है। बिहार विधान परिषद की एक सीट खाली हुई थी, वो सीट है तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। वहाँ से क्या अपडेट है? देखिए, वहाँ से यह है कि नया जो वोटर लिस्ट जो सूची है, उसमें नाम जोड़ने के लिए कल से ऑफिशियली जो है सो ये जारी हो गया कि कल से आप जो है सो नाम उसमें जोड़ घटाव कर लीजिए। तो यह उसके बाद से यह प्रक्रिया, नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो है सो चल रही है। तो अभी जो अद्यतन हमारे पास में जो रिपोर्ट है, उसमें 645 आवेदन प्राप्त हुआ है नाम जोड़ने के लिए अब तक जो वोटर लिस्ट में जो मतदाता सूची है स्नातक जो है सो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से उसमें नाम जोड़ने का है, उसमें 645 आवेदन प्राप्त हुआ है। और उसमें अभी तक जो है सो 554 आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें, कि माने सही पाया गया है उसको नाम जोड़ने के लिए। तो यह एक
बड़ा अपडेट है जो कि हम अपडेट है। देखिए, हाँ। जेडीयू की ओर से अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें कह दिया गया है, नीतीश कुमार ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया है, अभिषेक झा ही एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। अब देखना है महागठबंधन किसे मौका देती है। निश्चित रूप से वहाँ कोई एक एमएलए है, उनके बेटे के नाम की चर्चा हाँ, होती है। देखिए कई नामों की चर्चा अभी तक। देखिए जब यहाँ पर अभिषेक झा लगातार जो है सो क्षेत्र में घूम रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। हाँ बैठ के कर रहे हैं, लगातार मीटिंग सीटिंग गेटिंग सब हो रहा है, और वो वोटर लिस्ट में नाम भी ऐड, और इधर से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से अभी तक सुरसार भी नहीं है। कोई सुरसार नहीं है। अब अंतिम क्षण में किसी को अगर जल्दी ले आकर लगवाइएगा तो ये देखिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें पढ़े लिखे मतदाता होते हैं सब। तक भाई हाँ, ग्रेजुएट है। हाँ ग्रेजुएट हैं, तो इसको आप इधर से आम चुनाव से यह टोटल इतर इसका चुनाव होता टीचर भी वोट देते हैं। है। बिल्कुल हाँ, जो टीचर ग्रेजुएट तो टीचर भी है। हाँ, तो ये काफी कैलकुलेटेड चुनाव है। देखना होगा जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी अभी नहीं पता, लेकिन 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें उम्मीदवार कौन होंगे, पिछला जो आंकड़ा है वो क्या कहता है पिछले विधानसभा का, आप समझ सकते हैं। तो टक्कर होगी। एनडीए चाहेगी कि और सीटें वो जीत कर अपने खाते में ऐड ऑन करे, वहीं महागठबंधन चाहेगी कि जो उसकी जीती हुई सीट है उसकी वो साख रखे, उस पर अपना दबदबा बरकरार रखे। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।